पिछली क्लासेस में दोनों बैचेस की हम लोगों ने वाइंड अप किया था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को, उसके बाद लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को। तो मैं बोलूँ तो करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो, मतलब सॉरी करंट रेशो, क्विक रेशो, और उसके बाद हमने बोला डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, और और कौन सी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब किया था। फिर हमने बात करी थी किसकी, एक्टिविटी परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियोज की। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात हुई थी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात हुई थी, उसके बाद ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसके बाद टोटल एसेट्स टू, नहीं, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो शायद, है ना, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये सब डिस्कस किया था। ठीक है। और दोनों बैचेस में मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाए थे एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड, और मैंने कहा था कि इसके इलस्ट्रेशंस कर लेना, या इसके बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेना। और जैसे कि मुझे उम्मीद है कि नहीं किए होंगे आप लोगों ने, किए। 47 तक तो क्वेश्चन जा रहे थे किसके, और 47 के 87 तक क्वेश्चन जा रहे थे किसके, आपके इलस्ट्रेशन जो थे 87 तक वो किससे जा रहे थे, वो जा रहे थे आपके परफॉर्मेंस रेशियो से रिलेटेड। 47 तक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जा रही थी किसकी, फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सॉल्वेंसी रेशियोज की। ऐसे करके काम चल रहा था, है ना। चलो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब लेके चलते हैं हम आपके साथ और कुछ। अभी पहले समझ लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती है, और उसके बाद फिर दोबारा से एक्टिविटी रेशियो के इलस्ट्रेशन करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के इलस्ट्रेशन करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज वाले कंसेप्ट को सीखेंगे। मतलब आज हमें यही सारा काम करना है। और अपने अपने क्लास ग्रुप पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए प्रेजेंट अपने आप को अपने अपने क्लास ग्रुप पे। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं काम। अच्छा, मैं 11th क्लास से आपको एक कंसेप्ट सिखाता हुआ आया, 11th क्लास से मतलब बचपन से। क्या कंसेप्ट था जरा देखेंगे, और उसके सारे, उस कंसेप्ट के सारे, पीछे ध्यान से सुनेंगे, उस कंसेप्ट के सारे मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। कौन से रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आपके पास सिर्फ 5 रेशियोज हैं, 5 रेशियोज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, वो सब। तो लेट अस डिस्कस फास्ट, करना करना शुरू करते हैं इसको एक एक करके। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, ध्यान होगा। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं आप, जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, चाहे एक्टिविटी कर रहे हैं चाहे परफॉर्मेंस करेंगे, वो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, जो वो हर बार इस्तेमाल हो रही है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, या फिर टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। उसके हिसाब से सारी की सारी चीजें चल रही हैं। तो अगर कुछ ना लगे तो एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन पर नजर डाल के देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी और आपकी चीजें कंफर्टेबली होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और लेट अस गियर अप नाउ। वो रियलिटी है, आपके बोर्ड एग्जाम में 69 डेज रह गए हैं आप सिर्फ। कहने को तो 2 महीने की बात हो रही है, लेकिन जनवरी 28 की होती, फरवरी 28 की होती है, इसलिए 2 महीने भी नहीं गिन सकते। 69 डेज है, और धीरे धीरे दिन कम होते चले जाएंगे। उसमें आपको मकर संक्रांति भी निभानी है, पोंगल शोंगल भी निभाना होगा उसमें आपको। न्यू ईयर की खुमारी तो 4 दिन तक नहीं उतरती है आपकी, वो। ठीक है, हाँ। मैरी क्रिसमस है, गोवा घूम के आएंगे, है ना। ठीक है, हाँ, पूरा वीक चलेगा। तो देख लीजिए, यहाँ आ जाइए। एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं और क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं और क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। बचपन से पढ़ा रहा हूँ मैं, हर जगह इस्तेमाल हुई ये चीज, कैश फ्लो में भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की दो कैटेगरीज बनती हैं, क्या, ऑपरेटिंग, और दूसरी क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग। गॉट इट। इसी तरह से इनकम भी हमारे पास दो तरह की बनती है। एक को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट, ये इनकम क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या मैं बोलता हूँ क्या, नेट सेल्स। यही तो होती है। सेल ऑफ स्क्रैप भी इसके अंदर आ जाती है, वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने दिखा दिखा था। इस तरह से ये हमारे पास बनती है क्या, इनडायरेक्ट इनकम। इसके अलग अलग नाम है, नॉन ऑपरेटिंग भी बोलते हैं इसको, इसको अदर इनकम भी बोलते हैं।
नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम, इसको ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये फ्लो चार्ट देखेंगे, मैं बचपन से इस फ्लो चार्ट को आपको याद दिला रहा हूँ, करवा रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया नेट सेल्स, माइनस कर दिया उसमें क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया। क्या निकल कर आएगा मेरे पास बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकला माइनस। अब देखो जरा, इस पोजीशन में ऐसा करते समय देयर इज अ स्पेस हियर और इवन द स्पेस देयर वेरेवर यू वांट टू सिट। ये हमारा यूज हो गया यूज, ये हमारा इस्तेमाल हो गया, दिस इज डन, ये हमने यूज कर लिया। और हमने डायरेक्ट भी यूज कर लिया। आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? अबे नहीं भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो डायरेक्ट एक्सपेंस लग गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में डायरेक्ट एक्सपेंस लग गया ना, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। चलो आगे चलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, माइनस कर दिया क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। और क्या निकल आएगा इसके बाद, जो निकल कर आएगा मेरे पास, क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कर दिया ऐड, आ गया। क्या आ गया मेरे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद होगा कैश फ्लो में सिखाया था इससे कुछ मैंने, बिफोर टैक्स आ गया, माइनस कर दिया टैक्स, क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज, इसके नीचे जाना ही नहीं है, इसके नीचे तो अप्रोप्रिएशन होते हैं, प्रपोज डिविडेंड होता है, इंटरम डिविडेंड होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स होता है ना, इसके नीचे तो हम वहां तक तो जा ही नहीं रहे, क्योंकि हमारी रेशो वहां तक जा ही नहीं रही है। तो हमें कैसे देखना है, जरा देखिए आप यहाँ पर, इफ आई स्टार्ट, पहली रेशो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन माय नेट सेल्स, पहली रेशो, पहली रेशो हमारे पास क्या है, दिस इज फर्स्ट रेशो। पहली रेशो हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जो कि किसके बराबर होगी, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। ठीक है जी। दूसरी रेशो, दूसरी रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में क्या, बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में क्या, अबे हाँ हाँ, नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बराबर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, दैट इज आल्सो फाइन, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और आगे चलते हैं, तीसरी रेशो, तीसरी रेशो को मैं भी खाली छोड़ रहा हूँ, अभी जगह खाली खाली छोड़ रहा हूँ उसके लिए मैं, चौथी रेशो पे आ जाते हैं। चौथी रेशो है ये वाली, ये यहां से यहां जा रही है चौथी रेशो, क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एज वेल, बट इट इज नॉट आफ्टर डिविडेंड, समझ लेना बात को, इट इज नॉट आफ्टर डिविडेंड, डिविडेंड इसके बाद होता है। दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब इट इज आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिविडेंड। चलते हैं नंबर 3, नंबर 4, ये लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट रेशो, जो कि किसके बराबर होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, गॉट इट। ठीक है जी। अच्छा, चौथी थर्ड रेशो जो मैंने छोड़ रखी उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो जो होती है ना, उसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। और ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ना, पता कौन कौन सी होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जरा समझना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को मिला दूंगा तब बनती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों में फर्क समझिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ बिगर टर्म, जिसमें क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों जुड़ जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, ऐसे ऐसे बनता है। दिस इज हाउ वी विल मूव, इससे से चलती चीजें। अब मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है कैसे, जरा देखना। मान लो इसको मैंने ले लिया, इस चीज को मैंने ले लिया, मान लो 1000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले ली मैंने, मान लो 800 रुपया, सॉरी 200,
200 रुपया। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ग्रॉस प्रॉफिट 800 आ गया। ठीक है, इसमें से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया 500 का, तो मेरे पास कितना निकल कर आया है, 300 निकल कर आया ना। अब जरा देखिए यहाँ पर, इफ आई कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 800 अपॉन में 1000 इंटू 100, कितना हो जाएगा बताइए, 80%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 500 अपॉन में 1000 इंटू कितना, 100, कितना बन जाएगा, 50%। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा ना तो 300 होगा, 300 का मतलब कितना परसेंट हो गया, 30% हो गया। गॉट इट। ये देखिए आप, अब जरा ऑपरेटिंग कॉस्ट की तरफ चले आइए, ये कैसे कैलकुलेट होगी जरा बताइए मुझे, कैसे कैलकुलेट होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी आपके पास, 200, और ये कितनी थी, 500 ना, अपॉन में 1000 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा बताइए, 70%, है ना, 70% हो गया। अब आप मुझे बताइए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो का टोटल किसके बराबर हो रहा है, 100 के बराबर है ना, किसके बराबर है ये, 100 के बराबर है। इधर दीजिए खाली। हाँ, तो हम एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं, रिलेशनशिप है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं, दिख रहा है सामने सामने, भाई ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगी, और सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करूंगा तो जो बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो बचेगा। तो इसलिए इन दोनों का टोटल किसके बराबर होता है, 100 होता है। तो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 67.3, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो, 100 माइनस 67.3 कितना, 63, सॉरी 32.7 ऐसा कुछ करके बन गया, माइनस कर देंगे उसमें से, वो निकल आएगा। यू गॉट द रिलेशनशिप। तो इसमें यही चीज ध्यान रखने वाली, इसको लोगों को बहुत तकलीफ होती है समझने में, लेकिन इट इज वेरी सिंपल। ऑपरेट, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ ब्रॉडर टर्म, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ब्रॉडर टर्म देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ब्रॉडर टर्म है किसके मुकाबले, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के मुकाबले। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों इंक्लूड होता है, दोनों की दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। तो ये 4 रेशो आपके सामने क्या हो गया, टिप्स पे चलेगी। 5वीं रेसी एक छछूंदर सी रेशो है, छोटी सी, क्या, देखो जरा मैं बताता हूँ। चौथी रेशो तो इसको मैं प्रूव करने की जरूरत नहीं, दिस इज वेरी सिंपल। 5वीं रेशो जो हमारे पास होती है उसे बोलते हैं हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो किसके बराबर होती है, वही सिंपल, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ऑफ कोर्स बिफोर डिविडेंड एज वेल, और डिवाइडेड बाय क्या होता है ये, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 36 तरीके सीखे हुए हैं आपने। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के तरीके आपको आते हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो पहले टैक्स जोड़िए, फिर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच से, लायबिलिटी साइड अप्रोच से, किसी भी अप्रोच से वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने क्लास ग्रुप पे प्रेजेंट लगाते चलिएगा। ओके, दिस इज फाइन। हाँ जी बेटा, इनको, हाँ हाँ इंटू 100 करेंगे, सॉरी इट इज टू बी मल्टीप्लाइड एज वेल 100। तो इस तरह से जहां तक कंसेप्ट सीखने की बात थी रेशो में, वो आपने सारे सीखे। रिकैप्चुलेट करूं आपके साथ, तो देखें कि आप रिकॉल कर पाते या नहीं कर पाते। पहली रेशो बोली हमने करंट रेशो, क्या, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स की कैलकुलेशन करते समय 3 चीजों का ध्यान रखना, लूज फोर्सफेयर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और फिक्टिशियस हटा देना। क्विक एसेट्स की कैलकुलेशन करते समय 2 चीजों का ध्यान रखना, इन्वेंट्री पूरी गोल कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस कर दो, देयर इज नो सच क्विक लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ही रहेगी। ठीक है जी, हो गई ये बात। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलें। इसके बाद अगली रेशो जो हमारे पास निकल कर आती है वो थी डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस। अगर आपने इलस्ट्रेशन करी हो तो ये चीजें आपके दिमाग में छप चुकी होंगी, नहीं करा होगा तो आप कर लेना। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर फंड, और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर मालिक होता है ना टोटल एसेट्स का, प्रोप्राइटरी टोटल एसेट्स। फिर हमने बोला टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या, डेट, मतलब लॉन्ग टर्म डेट, वो भी निकल आया।
ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग निकल आया था। अगली रेशियो कौन सी आई थी? एक नई वाली रेशियो थी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट लॉन्ग टर्म डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट इनटू ये आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, होगी सॉल्वेंसी रेशियो पूरी। हम्म। फिर हम आए एक्टिविटी रेशियो पर, शुरुआत करिए इन्वेंट्री टर्नओवर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो ऊपर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ट्रेड बेस्ड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ऊपर क्या नेट क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो नीचे क्या एवरेज ट्रेड पेबल, ऊपर क्या नेट क्रेडिट परचेस, नेट क्रेडिट परचेस। फिर हमने बोला था एवरेज डेट, सुनो डेटर्स वेलोसिटी या एवरेज सॉरी डेट रिकवरी पीरियड वाला दूसरा रेशियो क्या था, 365 अपॉन में डेटेड टर्नओवर रेशियो, 52 अपॉन में डेटेड टर्नओवर रेशियो, 12 अपॉन में डेटेड टर्नओवर रेशियो, ऐसे करके देखा था। फिर थोड़ा नीचे आए थे एवरेज पेमेंट पीरियड बोला था, तो क्या 365 या 12 या 52 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अगली रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो करंट रेशियो थी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय व्हाट, वर्किंग कैपिटल, एवरेज नहीं लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल ऊपर सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर दो रेशियो नहीं आ गई थी आपके पास, कौन सी वाली, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नीचे करा किसके साथ, फिक्स्ड एसेट्स के साथ, ऊपर कर दिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कंपैरिजन। अगली रेशियो कौन सी आई थी आपके पास, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऊपर क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सारी रेशियो पूरी। जीपी अपॉन में नेट सेल्स, एनपी अपॉन में नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, और ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, रेशियो खत्म। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, क्या रट्टाफिकेशन है, कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है इसलिए ओम नमाय और सफा चट्टाए, साफ है ना। अरे यार तूने करी है, कोई बात नहीं, चलो करी तो बहुत अच्छी बात है। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, करेंगे, नहीं होगा मैं कराऊंगा। एक हम करेंगे इलस्ट्रेशन, एक करेंगे अनसॉल्व, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन खैर हो ही जाती है पर फिर भी देयर आर फ्यू इलस्ट्रेशन जिन्हें हमें कर लेना चाहिए, उसको लेके चलते हैं, ठीक। तो हम कुछ क्वेश्चन इसके कर लेंगे, फिर जब हम आगे बढ़ेंगे ना मिसलिनियस में, उन क्वेश्चंस में क्या होता है पता, उनसे जीपी भी निकलवा लेते हैं, उनसे आरओआई भी निकलवा लेते हैं, उनसे डेट इक्विटी भी निकलवा लेते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास चलते हुए निकल आएंगे, ठीक। देखिए जरा, खोलिए पेज रेशोस का। अच्छा रुक जाओ, पहले जरा नोट्स को देख लो, एक और इंपॉर्टेंट चीज सीख लेते हैं, कुछ कंसेप्ट है जिन्हें हम सीख लेते हैं जो हमें हेल्प करेंगे यहाँ पर, अगर हमारी सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई तो। नोट्स देख लीजिए, नोट्स फटाफट से। अरे पेज नंबर देखिए आप 9, पेज नंबर 9 फटाफट से, है नहीं ना बेटा, पुरानी नई किताब नहीं, मैं नोट्स बोल रहा हूँ देखने के लिए, नोट्स देख लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में हमारे पास है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सिलेबस में नहीं है, अर्निंग पर शेयर सिलेबस में नहीं है, बुक वैल्यू पर शेयर सिलेबस में नहीं है, डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं है, डिविडेंड पर शेयर नहीं है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सब सीयूईटी में है, ये सब सीयूईटी के सिलेबस में है। तो इसलिए मैंने क्या करा, ये सब हमने यहाँ उतार के लिख दिया, इनके इनके सिग्निफिकेंस वगैरह सब मिलाकर हमने यहाँ पर लिख दिया है, दैट इज देयर। तो जब सीयूटी की पढ़ाई करेंगे तब इसको इस्तेमाल कर लेंगे, अभी तो नहीं। बट फॉर द नेम सेक इनके फॉर्मूले आप पढ़ लीजिएगा, द नोट्स आर देयर विद यू इन डिजिटल फॉर्म, इन फिजिकल फॉर्म, वो दोनों आपके पास है। ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय ये रेशो, रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द सेल्स और टर्नओवर, लो रेशो इंडिकेट करती है अनफेवरेबल परचेज सेल्स पॉलिसी, और इट शोज ग्रॉस मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड कैलकुलेटेड एज अंडर, ठीक है। हायर रेशियो शो करती है हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स, नेट सेल्स टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न से भी निकलती है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स को जोड़ देंगे तो टोटल सेल्स बन जाती है, जीपी नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आर आल्सो
नॉट एडिड इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो सबको मालूम है, क्योंकि वो तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में प्लस माइनस होती है, वाली वो नहीं होती है। थोड़ा और चलते हैं आगे अगले पेज पे, ऑपरेटिंग रेशो। देखिए ऑपरेटिंग रेशो जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाली रेशो है, मतलब तो क्या है ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो भाई समझना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं अगर रूटीन क्वेश्चन होता तो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद है हमने पहले ही सीखा था ये वाला, शुरू शुरू में सीखा था हमने इसको, मैं अभी दिखाऊंगा नोट्स में आपको कहाँ देखा था मैंने। और नोट्स खोलिए फटाफट से जरा एक बार, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला दिखेगा। देखिए जरा कौन से पेज पे था ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। ये रहा पेज नंबर 9, राइट हैंड साइड पे पेज नंबर 9, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के टाइम पे आ जाइए। भाई दिख रहा है सबको, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल सा था। मीनाक्षी थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा, है ना। फिर नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, याद करो कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग माइनस कर दीजिए, ऐसा करते हैं। या क्या कर देंगे, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, बोलो, माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और ये प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इसी का मतलब सेम है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री को प्लस करना है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री को क्या करना है, माइनस करना है। या फिर हम बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। और ये मैं बोलूं क्या, नेट सेल्स में ग्रॉस लॉस जोड़ दें तो भी क्या ये हमने पीछे प्रूव करके दिखाए थे आपको, ये हमने डिस्कस करे थे। नींद आ रही है तो पानी पी लो, ठीक है। लेकिन अब सुनिए, जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन हो तब क्या करना है, कुछ नहीं करना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। और अगर अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्ट हुए तो उनको जोड़ देंगे, नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। और अगर एम्प्लॉय अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट हुए तो जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। जनरली आप उन्हें नॉन ऑपरेटिंग मान के चलें, डायरेक्ट मान के मत चलें। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस गिवन है तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंटरी को करना है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर डायरेक्ट लिखा है, मतलब फैक्ट्री लिखा है, डायरेक्ट लिखा है तो इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज डोंट इंक्लूड। इससे आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, ठीक है। और इसी पेज के अगले पेज पर डिक्रीज इन इन्वेंटरी का मतलब, इंक्रीज इन इन्वेंटरी का मतलब वो मैंने चैप्टर 1 में भी समझाया था और यहाँ भी समझा दिया, ठीक है। लाइए लेट्स गो बैक टू द रेशियो, उसी पे चलते हैं दोबारा से। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब आप देखिए यहाँ बिल्कुल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ये सब ऑपरेटिंग कहलाते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी, ऑफिस रेंट, डिप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डायरेक्टर फीस, इंश्योरेंस वगैरह ये सब होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बैड डेट, ब्रोकरेज, पब्लिसिटी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पैकेजेस, चार्ज, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सब एक अच्छी खासी लिस्ट मैंने आपको 11th क्लास में पकड़ाई थी, किसकी, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की, ठीक है। होगा ना सभी के पास वो प्रिंट पड़ा हुआ, या ब्रह्मपुत्रा के छोले भटूरे के साथ वो भी चला गया है, ब्रह्मपुत्रा का जो स्ट्रीट फूड था उसके साथ साथ निकल गया वो भी, अरे बोलो है, बेसकूस। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। जरा समझना, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ जनरल नेचर, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड डेप्रिसिएशन आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन जो है वो ऑपरेटिंग नहीं होता है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर। तुमने क्वेश्चन पूछा था ना पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, किस नेचर का है, नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन एक बात समझिए, जब हमने कैश फ्लो पढ़ा था तो क्या करा था, हाँ, तो बेटा वो क्या चीज थी, वो एनालिसिस का दूसरा तरीका था। उसमें हम क्योंकि कैश और नॉन कैश का डिफरेंस भी लेके चलते हैं, ये रेशियो एनालिसिस है, यहाँ उन्हीं लेके चलते हैं। अकाउंटिंग में देखो, ना तो रेशियो एनालिसिस ना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग है आपकी, ये तो एनालिसिस है, अकाउंटिंग थोड़ा ही है।
अकाउंटिंग में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएंगे और सारे ऑपरेटिंग और सारे नॉन ऑपरेटिंग डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाएंगे, सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देंगे। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएंगे, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएंगे, सारी डायरेक्ट इनकम करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिफरेंशिएट थोड़ी करते हैं कि ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, तभी तो कैश फ्लो बनाते समय उसे प्यूरिफाई करना पड़ता है। रेशियो को कैलकुलेशन करते समय इनको हम नॉन ऑपरेटिंग नेचर का मान के चलते हैं, क्योंकि टैक्स पे करने से मेरे रेवेन्यू में थोड़ी इंक्रीज होती है, बताओ यार, होती है क्या? लेकिन कैश फ्लो में क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी करी, उन पर प्रॉफिट कमाया, उस पर टैक्स दिया, तो उसे ऑपरेटिंग के नेचर में मान लेते हैं। बट रेशियो में सोचो आप कि कहां से टैक्स की पेमेंट से आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है, बताइए जरा। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा टैक्स पे करता है, बहुत ज्यादा टैक्स पे करके क्या उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, उसकी सेल्स बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में अलग तरीके से सोचा जाता था कि क्या वो एक्टिविटी, वो जो पैसे का फ्लो हो रहा है वो कैश में है या नहीं है, वो देखते थे। फिर वो ऑपरेशन को सब्स्टिट्यूट करता है या नहीं करता है, वैसा। तो देखो ना, आपने देखा था ना कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया, उसको भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग मान रहे थे। अरे किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने से क्या मेरी सेल्स बढ़ जानी है? नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर वो पार्टी आ गई तो सरकारी कैंटीन में हमारे सामान को लगवा दे, वो बात अलग है। पर वो बहुत सर्टेन थोड़ा ही है। इतना सर्टेन तो एडवर्टीजमेंट में नहीं होता कि आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, एडवर्टीजमेंट करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगी। इतना तो सर्टेन वो भी नहीं होता है ना। इज इट ओके? क्लियर है चीज ये वाली? चलिए, तो ध्यान ध्यान आ गया क्यों कर रहे थे भाई? अगर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेशो थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो थी। हाँ, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो में अगर हम टैक्स की पेमेंट कर देते हैं तो ना तो न्यूमरेटर में कोई फर्क पड़ रहा है, डिनोमिनेटर में फर्क पड़ रहा है, इसलिए रेशो में कोई चेंज नहीं आता है। और देखते हैं आगे। फाइनेंशियल एक्सपेंस की बारी हो गई। अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, चैरिटी, डोनेशन, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर क्या आता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, डेप्रिसिएशन। अच्छा, आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला पार्ट, उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ये कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म ऑप्शन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन तो नहीं डालते थे हम, वो यहाँ जुड़ रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, इनको हम इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेट कर सकते समय हम एम्प्लॉय बेनिफिट अदर एक्सपेंस को एक्सक्लूड करने के लिए बोला था मैंने। अगर डायरेक्ट हो तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो उनको एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बच गए जो एक्सपेंस उनका, उसके अंदर एमसीएम इंक्लूड करके चलते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में विल इंक्लूडेड, बट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही कहलाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, उनको भी हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग बोलते हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आई, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज करती है। इंटरफर्म में हेल्पफुल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसके बहुत सारे फॉर्मूले आपके सामने आए हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100 है। वो डिफरेंस है, आप देख लीजिए यहाँ पर है। और आपको बताया था ना ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का रिलेशनशिप क्या है, दोनों का टोटल करूंगा तो क्या आएगा, हमेशा 100 आएगा। दैट्स हियर। ठीक है, जैसे मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 23% है तो ऑपरेटिंग रेशियो विल बी 77%। नेट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा है तो उसे आफ्टर टैक्स मान के चलना है। ठीक है, अगर वो बिफोर टैक्स दे रखा है तो पहले टैक्स माइनस करो, फिर उसको डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है वो आपके सामने आ रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस, देखो ना दिख रहा है, सारा लिख रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस कर दिए, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दी, तब निकल आएगा। ऐसे करके निकलता है। ठीक है, या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, उसमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस अदर इनकम माइनस टैक्स, तब जाके क्या निकलता है आपका, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आता है। गॉट इट? राइट हैंड साइड में चल लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अब, या फिर मैं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या माइनस करूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूं, अदर इनकम जोड़ दूं तो भी, और माइनस टैक्स कर दूं तो भी हमारे पास क्या निकल आएगा, ऑपरेटिंग।
Non-operating income and expenses are those incomes expenses which are not associated or related with the operating activity, core revenue generating activities of the business. ROI आपके सामने आ गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और यील्ड ऑन कैपिटल, ये इसका नाम, इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये जानने में हेल्प करती है कि आपकी कैपिटल जो आपके बिजनेस में लगी है उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हो तो पहले बिफोर इंटरेस्ट बनाओ, आफ्टर टैक्स है तो पहले बिफोर टैक्स फिर बिफोर इंटरेस्ट, और अगर आफ्टर डिविडेंड है तो पहले बिफोर डिविडेंड, पहले डिविडेंड जोड़ो फिर इंटरेस्ट जोड़ो, सॉरी फिर टैक्स जोड़ो फिर इंटरेस्ट जोड़ो और फिर अपना काम बना लो। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बचपन में मैंने सिखा दिया था, मतलब चैप्टर के शुरू में सिखा दिया था कैपिटल एम्प्लॉयड, वी नॉट गोइंग टू डिस्कस फर्दर। तो नोट्स में से जो हमें पढ़ना था वो हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। आइए अब करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। फॉर्मूले आपके सामने हैं और फॉर्मूले को अप्लाई करना, और याद रखेंगे हमें किससे चल रहा है, हमें नोन से अननोन की तरफ चलना है, नोन से अननोन की तरफ हमें मूव करना है। हाँ जी बेटा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं अभी नहीं करा रहा, रुक जा थोड़ा सा, इंक्रीज डिक्रीज में लेके चलूंगा। कुछ क्वेश्चन करने के बाद आई डिस्कस देम आल्सो। इंक्रीज डिक्रीज के भी 6 पेज के नोट्स हैं, वो मैं क्लास ग्रुप पे डाल दूंगा। उसमें इंक्रीज डिक्रीज की एवरी पॉसिबल पॉसिबिलिटी सॉर्ट करी गई है। कैसे जज करते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जब आधा घंटा रह जाए ना तब मुझे बता देना, तब उससे मैं डिस्कस करेंगे। कितना टाइम रह गया अभी? हाँ, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ ना। हाँ, तो जब आधा घंटा बच जाएगा तब मुझे बताना, तब तक हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप शुरू करिए यहाँ से। हाँ, सबसे पहले आप लिखिए, मैं आपके सामने इलस्ट्रेशन 89 और इलस्ट्रेशन 90, 89, 90 और 91 तीन इलस्ट्रेशन हम करेंगे पहले। शुरू हो जाइए, इलस्ट्रेशन 80, 89, 90 और 91 तीनों इलस्ट्रेशन करना है। पेज नंबर बोलिए कितना है, पेज नंबर 4.60। शुरू करिए। इज इट क्लियर इक्षिता, सियांशी, गुनीत या आरुषि या मान्या? Yes, sir. लेट स्टार्ट। Question. इलस्ट्रेशन हम लोग लेके चल रहे हैं कौन सी? अच्छा, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैं कई बार बता चुका हूँ। देखो भाई, अगर सुनो, अगर अगर प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो वो कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में 100 प्लस 20 ऑन सेल्स हो जाएगा। एवरीबडी इज ओके? याद है ये चीज सिखाई थी? अगर ग्रॉस लॉस इज 20% ऑन कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा? 20 अपॉन में 100 माइनस 20 ऑन सेल्स हो जाएगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? शॉर्टकट सिखाया था। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, तो 20 अपॉन में 100 माइनस 20 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। दैट इज फाइन। ग्रॉस लॉस इज 20% ऑन सेल्स है, तो कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में 100 प्लस 20 ऑन सेल्स हो जाएगा, ये ऑन कॉस्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसका इस्तेमाल करना भी हम लोगों ने सीखा था। तो यहां देखते हैं अब आपके पास 89 लेके चलते हैं। इसका 89 में यूज नहीं हो रहा है, ये तो इन जनरल है, ये हमने हर जगह, ये 88 में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ओरल हो जाएगा, 1 मार्कर में इसे यूज करिए, आप पूरा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 89 देखिए, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 89, पेज है 4.60। नोन से अननोन की तरफ आपको बोला जीपी रेशियो, सबसे पहले लिख लो जीपी रेशियो इज इक्वल टू क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ऐसा कर लेंगे हम। ठीक है, जीपी हमारे पास टोटल सेल्स है, परचेजेस दे रखी है, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है। अब बताओ यार, अगर मेरे पास क्रेडिट सेल्स है और कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स है, तो लेट टोटल सेल्स बराबर एक्स, तो भाई कैश सेल्स कितनी हो गई बताइए? एक्स, कैश सेल्स इज एक्स इंटू 25 अपॉन में 100, यानी कि एक्स बाय 4 हो गई। ठीक है, और आप जानते हैं कि टोटल सेल्स वो किसके बराबर है? कैश सेल्स
प्लस क्रेडिट सेल्स इसके बराबर है। टोटल सेल्स हमने एक्स मान ली है, कैश सेल्स हमारे पास x/4 है, क्रेडिट सेल्स शायद गिवन है हमारे पास 6 लाख रुपए की, है ना? नहीं है ना? अब इधर कर लेंगे, x माइनस x/4 इज इक्वल टू कितना, 6 लाख। 3/4x इज इक्वल टू कितना, 6 लाख। और x इज इक्वल टू कितना, 6 लाख इंटू 4/3 दूनी 2। अरे कहाँ 2 लाख यार, 8 लाख। क्या निकल आया, 8 लाख। 8 लाख क्या निकल आया, टोटल सेल्स निकल आया। रिटर्न तो है नहीं क्वेश्चन में, रिटर्न तो नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। आइए एक मजेदार चीज देखते हैं हम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था, एक थोड़ी देर पहले कंसेप्ट सिखाया था ना, कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम क्या लिख रहे थे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या, नेट परचेजेस, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना? और प्लस क्या, अगर क्या है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री है तो क्या करना, माइनस। और अगर एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग थी तो क्या करते थे, प्लस। तो कितनी वैल्यू आई आपके पास, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग कितने की थी, 50,000 की, माइनस कर दी यहाँ पर। और हमारे पास परचेजेस दे रखी है क्वेश्चन में कितने की, 690 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है, माइनस 50,000। तो क्या वैल्यू आ गई, 6,40,000। दिस इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एग्रीड। अब हम जीपी निकाल लेते हैं। जीपी कैसे निकलेगा, 8 लाख सेल्स है और कॉस्ट कितनी है, 640। तो क्या वैल्यू निकल आई आपकी, हाँ, 6 लाख। नहीं, कितना निकला है वैल्यू, 160। सो 160। तो अब मेरा जो है जीपी रेशो क्या बनेगा, जीपी रेशो 160 अपॉन में कितना कर दूंगा मैं, 8 लाख इंटू 100 कर दूंगा, तो क्या वैल्यू निकल आएगी, 20%। दैट्स योर आंसर, निकल आया। याद है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, इसीलिए मैं शुरू से सिखाता हुआ चल रहा हूँ इस पॉइंट को। तो 89 तो सोल्यूशन देख के हो ही गया होगा सबका, है ना? कर लिया था ना सोल्यूशन देख के, हाँ बनाया करा था। 90 ले लेते हैं, ठीक है। 89 क्लियर है तुम्हारा, 89 जिससे नहीं हुआ था ऑनलाइन में, 89 इज ओके विद यू, हटा दूं इसको? यस सर। चलिए, 90 किस किस की परेशानी थी, 90, 90 दो लोगों की परेशानी, 90 भी लेके चलते हैं, चलो ठीक, 90 भी लेके चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 90, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अगेन, इलस्ट्रेशन नंबर 90 और पेज नंबर है 4.61। इट सेज कि कैलकुलेट जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ऐसे करके बोला करने के लिए। कैश सेल्स है, कैरिज इनवर्ड है, सैलरीज है, ओह डिक्रीज इन इन्वेंट्री किसे कहते हैं भाई, ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग ज्यादा, 90 पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या, ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, यानी कि प्लस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय। याद है ये चीज बताई थी, ठीक है। तो रेशियो ऑफ कैश टू क्रेडिट सेल्स 1:3 है। अच्छा मुझे बताइए, अगर कैश सेल्स, सॉल्यूशन लेके चलते हैं, कैश सेल्स हमारे पास कितनी है, 25,000 है। तो भाई क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी, 25,000 इंटू 3 हो जाएगी, 75,000। क्यों, कैश अगर एक है तो क्रेडिट उसका 3 गुना होगी। 1:3 का मतलब यही तो हुआ। 1:2 का मतलब कैश अगर एक है तो उसका दुगना क्या होगा, क्रेडिट होगा। 3 गुना का मतलब क्या, अगर ये है तो उसका 3, 1:3 का मतलब यही तो है रेशो में। इज दैट क्लियर? अच्छा, ठीक है यहाँ तक। अगर लिखा रहता कि अगर ये होता 2:1, कि कैश सेल्स अगर 2 है तो क्रेडिट सेल्स 1 होगी, तो फिर मैं आधा कर देता उसका, 1/3 होती तो उसका 1/3 कर देता। इज दैट ओके? ये तो कोई लॉजिक वाली बात मतलब नहीं थी, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अच्छा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स निकल आया मेरे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या वैल्यू बन जाएगी हमारी, 25,000 प्लस 75,000 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 लाख रुपये। एवरीबडी इज ओके विद दिस, हाँ है ना?
ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए जीपी। जीपी के लिए हमें क्या चाहिए, चलो जी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते हैं। जिसके लिए चाहिए होती है हमें क्या, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्लस इंक्रीज, नहीं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। मतलब एक्स, डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम। एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग उसको कर लेते हैं, बस इतना करना था आपको। व्हाट इज नेट परचेजेस, कैश कितनी है 15,000, क्रेडिट कितनी है 60,000, है ना। और रिटर्न भी है, क्वेश्चन है कुछ, रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड है, माइनस रिटर्न आउटवर्ड भी तो है 2,000। दिस इज परचेज रिटर्न, एवरीबडी इज ओके विद दिस। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या जोड़ेंगे, कैरियज इनवर्ड कितने का है, 2,000 रुपए का, और एग्रीड, सैलरीज नहीं होती है, रिटर्न वेजेस होते हैं, वेजेस, वेजेस कितने के हैं 5,000 रुपए के। और प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितने की है 10,000 की। तो देखिए जरा कितना, 75 - 2 कितना हो गया, 75 - 2 73, प्लस 7,000 प्लस 10,000, तो ये हो गया 80 और ये हो गया कितना 90,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। कैन आई कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट नाउ। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट सेल्स कितनी है भाई आपके पास, 1 लाख माइनस 90,000 कर दूंगा तो क्या निकल आएगा 10,000। एंड व्हाट इज माई जीपी रेशो, 10,000 अपॉन में क्या कर दूंगा, हाँ, 1 लाख इंटू 100, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, यू गॉट योर आंसर 10%। दिस इज 90। तो 90 में अगर परेशानी फंसने वाली चीज थी वो थी डिक्रीज इन इन्वेंट्री या इंक्रीज इन इन्वेंट्री का कंसेप्ट, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्लियर है जी, कैसे हुआ ये, आ जाओ। अब लेके चलते हैं 91। 91 लग रहा है लोगों को कि ये तकलीफ वाला कुछ, 91 में अटके ना काफी लोग, है ना। किस किस ने कर लिया 91, बोलो तुम। अच्छा, इसे नोट कर लिया, 91 कर ले, चले। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि बुक के तरीके से हम करें, जरूरी नहीं है। आपने कुछ क्वेश्चंस करे थे पिछली क्लास में, देखा था ना, बुक के तरीके से करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये, तो इसको हम कर सकते हैं अपने तरीके से। तो 91 देखिए कैसे हो रहा है, इस इलस्ट्रेशन 91। ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख, ठीक है जी। तो आप जानते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ये अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, सेल प्राइस 25% अबव कॉस्ट। तो चलो पहले हम देखते हैं जो हमारे पास गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसके बराबर होती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, 8, ऐसे 8 टाइम्स ऐसा करके है, ठीक है। जिसमें से हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास नहीं है कि, लेकिन क्या मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकता हूं, 5 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 2, जो कि किसके बराबर है 8/1 के बराबर है, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, 5 × 3 = 4 लाख, है ना, इज इक्वल टू कितना 8/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो क्या हो जाएगा 8, है ना, 8, सॉरी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 8 इंटू कितना 4 लाख, बराबर कितना हो जाएगा 32 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका निकल आया। और हमें चाहिए क्या अभी, हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। सेल्स कहां से निकलेगी, सेल्स, अच्छा सेल्स प्राइस 25% अबव कॉस्ट है ना। तो सेल्स क्या है, कॉस्ट प्लस क्या, प्लस कॉस्ट का 25/100, एवरीबडी इज ओके, हाँ है ना, यही तो है। तो कॉस्ट कितनी आपके पास है 32 लाख, प्लस 32 लाख का 25/100 कितना बन गया 32 लाख, प्लस कितना हो गया 4, 8 लाख, तो कितना हो गया 40 लाख। 40 लाख सेल्स हो गई आपके पास, दोनों चीजें निकल आई।
अच्छा जीपी, अब जीपी कैसे निकलता है बताइए। चलो अच्छा, सेल्स कितनी थी 40, कॉस्ट कितनी थी 8, तो 8 लाख कितने निकलेंगे, यही तो है, यही तो है वैसे। पर फिर भी तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते, जीपी इज इक्वल टू व्हाट, 40 लाख माइनस 32 लाख, कितना है 8 लाख। ये सेल्स जीपी निकल आया। और जीपी रेशियो कैसे निकलेगी फिर, 8 लाख, फॉर्मूला जरूर लिख देना ऊपर, अपॉन में नहीं फॉर्मूला लिखा नहीं, लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना 8 लाख का, नेट सेल्स कितने की निकली थी 40 लाख की, इंटू 100 कर दूंगा तो व्हाट वैल्यू आई गेट, हाँ 20%, दैट्स योर आंसर। तो इसमें कहाँ, मतलब इसमें अटकने वाली बात क्या थी। अच्छा ये वाली, हाँ ठीक है, हाँ नहीं नहीं ठीक हो गया, क्लियर है ये वाला पार्ट। 91 जैसे हुआ 91। और मैंने हमेशा बोला है कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो वो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, इलस्ट्रेशन नहीं होते, उसमें इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, दैट यू हैव टू रिवाइज, उसके अलावा कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 93 करिए जरा, 93, सब लोग 93 करेंगे। इसमें ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, इनमें बढ़िया वाला, इनमें अच्छा खासा मैथ्स लगता है। मैथ्स मतलब वही यूनिटरी लग रहा है असल में, इससे ज्यादा नहीं लग रहा, यूनिटरी लग रहा है सिर्फ। करिए जरा इसको, अगर 93 अब से हो गया हो तो चलो जरा आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है यार, ठीक है ठीक है शांत, रुक जाओ रुक जाओ। अब आप करेंगे, जो टारगेट है पहले मैं वो लेकर ही चलता हूँ आपके सामने। अबे चुप, 97, 98 और 99, तीन इलस्ट्रेशन, तीन इलस्ट्रेशन करेंगे फटाफट से, और उसके बाद करेंगे सबसे धांसू क्वेश्चन। 97, 98 और 99 तीनों करना है, जल्दी से। सियांशी कर रही हो कुछ क्या। 97 कितने लोगों से नहीं हुआ 97, एनीबॉडी फेसिंग डाउट इन 97, 97 इलस्ट्रेशन में कोई डाउट किसी का है किसको। ठीक है चलो देखते हैं, चलो 97 देखिए, इलस्ट्रेशन 97। जो लोग कहते हैं ना आ गया, वो सोल्यूशन देके काम कर रहे हैं। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6, नोन से अननोन की तरफ चलना है 680, और हमें चाहिए कौन सी रेशो, हमारी जो रेशो है वो कौन सी वाली है, हमें बोला ऑपरेटिंग रेशो। फॉर्मूला लिख दोगे, एक नंबर आधा नंबर मिल जाता है, इज्जत बच जाती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला। जाओ देखते हैं इसमें से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 9%, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन आपके पास तो कॉस्ट है ही नहीं, आपके पास तो क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो कितना हो जाएगा ये 25 अपॉन में 100 प्लस 25 ऑन सेल्स होगा, हाँ या ना बोलो। शॉर्टकट एक्स लगा के भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 25 अपॉन में 125 इंटू सेल्स कितना 680, कितना हो जाएगा 5 5 5, ठीक है 1,36,000। अरे पता चला कुछ, कितनी वैल्यू आ रही है। हम्म, बताइए क्या निकला है आपका, जीपी निकला है ना, जीपी ऐसे ये ठीक जीपी है। और आपका जीपी इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जीपी निकला 136, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का निकला 680,
माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 680 माइनस 136, ऐसे 680 माइनस 136। हाँ ना तो बोल दो, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई बताइए अब? 544 क्या निकला है आपके पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और चाहिए क्या आपको? अब फॉर्मूला देख लेते हैं, इसमें फॉर्मूला भी लगाइए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 544 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या चीजें जुड़ रही हैं, दिख रहा है कुछ? ऑपरेटिंग एक्सपेंस 90,000 दे ही रखे हैं, 680 नीचे हो गया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? है ही नहीं इसके बाद तो। यार बुक में तो छोड़ दे, बुक के तरीके को, मैंने कहा था ना बुक के तरीके से जरूरत नहीं है करने की। अब कर लीजिए अपने आप। 73 नहीं आएगा? अच्छा हाँ सॉरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों जुड़ते हैं, तो ये कितना हो गया? 90,000। मैंने वो देखा नहीं था। अबे रुको तो सही, 144 प्लस 73,000 डिवाइडेड बाई 680 इंटू 100, क्या वैल्यू निकल कर आई? ये सारा टोटल 761। बुक तो दे रखा है ना, कितना आसान है। 100, 100.91, ऐसे कुछ जो भी था ऐसे। दिस इज व्हाट, इलस्ट्रेशन 97। हाँ या ना? चलो 98 करा सभी ने? 98 में 98 किससे नहीं हुआ ये बताइए मुझे? 98 किससे नहीं हुआ? 98 नहीं हुआ ये बताओ मुझे। नहीं हुआ 90, नहीं हुआ। 98 हो गया ऑनलाइन में। 98 राघव बता, 98 हमने तो किया ही नहीं, हमसे तो किसी ने बोला ही नहीं। बेटा ऐसे करते करते दिक्कत हो जाएगी। 98 में दिक्कत है, 99 तो मैं लेके चलूंगा, अभी 98 में दिक्कत। ओह गॉड। अरे गिर रहे तो गिर रहे, गालियां तो मत दे कम से कम। है नरम लाया नहीं ना मैं इधर। अरे चल ले, चलो। 98 मैं नहीं कर रहा, फिर 98 इजी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे ही रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था तो सेल्स पे निकल आएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाए, ठीक है, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। 99 पे आ जाएगी, 99 समझते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, समझ रहे हो? अभी अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है। ये तो ओरल क्वेश्चन है, बता रहे हैं। व्हाट इज यूएफओ, व्हाट इज दैट? अच्छा भाई, बड़े शॉर्टकट लगाते हो तुम लोग तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजी? चलो ठीक है, चलो देखें। इलस्ट्रेशन 99 देखिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट इट सेज कितना? 680। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इट सेज 80,000। आपको क्या निकालनी है? ऑपरेटिंग रेशो, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में, बातें ना करो यार, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। क्या इन दोनों से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता हूं? आराम से। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट 680, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80, सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 680 माइनस 80। अबे हाँ ना तो बोलो, 6 लाख रुपए ली। एग्रीड? तो हमारा एक पार्ट तो निकल आया। हमारे वो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो वैसे दे ही रखी थी, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला। उससे हम क्या निकाल सकते थे? अच्छा जीपी है, जीपी रेशो 25% है, तो सुनो भैया, जीपी जो होती है वो क्या होती है? 25% ऑन सेल्स होती है हमेशा। हाँ हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। हाँ तो क्या होती है वो? 25% ऑन सेल्स ही तो होती है। अबे जीपी रेशो मतलब,
गॉट इट और नॉट? तो अगर ये 25% ऑन सेल है तो ऑन कॉस्ट कितना बनेगा? 25 अपॉन में 100 माइनस 25 ऑन सेल्स बनेगा। तो क्या बनेगा? 1/25 3 ऑफ सेल। सेल कितनी निकाली थी आपने? सेल्स कितनी है क्वेश्चन में? नहीं पता ना? नहीं पता ना? बताओ। तो जीबी की जीबी तो मालूम है, ये वो भी नहीं मालूम है? क्वेश्चन में जीबी गिवन है? नहीं गिवन है। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ, सुनो। कोई बात नहीं, लो ऐसा करते हैं, रुक जाओ, हटाओ, नहीं करते ऐसा, छोड़ दो शॉर्टकट। लेट सेल्स बराबर है एक्स, देयरफॉर जीपी इज व्हाट? एक्स इंटू 25 अपॉन में 100 x/4। एवरीबडी इज ओके? है ना? ठीक है। और आप सब जानते हैं कि जीपी किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर होता है। जीपी कितना था? x/4 था, सेल्स एक्स थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 6 लाख रुपए ली। अब आप बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब माइनस एक्स बाई फोर इज इक्वल टू कितना होगा? 6 लाख। व्हाट इज ये 3/4 x इज इक्वल टू कितना? 6 लाख। गॉट इट? इस तरफ आ जाइए। इस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% है। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स से तो निकलती है। अरे बोल तो, अभी तो कह रहा था हो गया। चलो ठीक है, x इज इक्वल टू कितना? 8 लाख। क्या निकला है आपके पास? तो व्हाट इज योर आंसर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग मतलब 80,000 ये जो था। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था आपके क्वेश्चन में? 6 लाख ये, और प्लस 80,000 वो, और डिवाइडेड बाय कितना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का? 8 लाख। 8 लाख का इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 680 अपॉन में 8 लाख इंटू 100। व्हाट वैल्यू यू विल गेट? कितना? 85%। ठीक है। तुम्हारे मेथड में एक्स करके करा है या लेट 100 मान के करा है? कैसे करा है? मैं देख लूंगा। आई जस्ट सी दैट, डोंट वरी, मैं देख लूंगा। 99 ठीक है, 99 हो गया। 100 को करने से पहले एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको कर लेंगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे इंक्रीज डिक्रीज वाले को। कोई बात नहीं बेटा, रह गया तो रह गया। अबे चुप रहे 2 मिनट के लिए। अभी करता हूँ इलाज में तुम्हारा, रुक जा अभी। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 118 करिए। हाँ, 118। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसके आने के चांस बनते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 118, इसको सॉल्व करिए। 118 अच्छा क्वेश्चन। इसे मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? आइए देखें। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। भाई मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन में डेट गिवन है? कितना? ठीक है जी। और क्वेश्चन में इक्विटी गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट माइनस करके हम इक्विटी निकाल सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला, डेट इक्विटी रेशो, जो कि होती है डेट अपॉन में इक्विटी। ठीक है। और इक्विटी कैसे निकलेगी? इक्विटी निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्या? डेट। है ना भाई, बोलो। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का आपके पास? 40 लाख का। डेट कितने का आपके पास? 5 लाख का। और कितना? 35 लाख। सो आई कैन कैलकुलेट डेट इज 35 लाख। इक्विटी कितने की? इक्विटी 5 लाख। कितना? 1/7, 1:7, दैट्स योर रेशियो। ठीक है। नहीं, इसको 1:7 नहीं करो यार, थोड़ा और डाइल्यूट करो इसको। हाँ, 0.143 अपॉन 1, ऐसा करके हमेशा ऐसा, हमेशा डाइल्यूट करना, डिनोमिनेटर 1 करे हमेशा, डिनोमिनेटर को डाइल्यूट कर दीजिए। ठीक है।
क्या कह रहे हो? हाँ तो आधा नंबर कट जाएगा तुम्हारा। क्या कह रहे हैं? आगे भी तो सॉल्व कर रखा है यार। चलो चलो देखें जरा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, फॉर्मूला लिखेंगे, आधा नंबर मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है इंटू 100। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बराबर है कितना? 3 लाख। पहले मेथड समझ लीजिए, बड़ा तरीका करने का, फिर मैं बुक वाला तरीका भी दिखा दूंगा आपको। मान लो, लेट नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स बराबर है एक्स, ऐसा कर लिया, ठीक है। माइनस टैक्स कितना हो जाएगा बताइए? एक्स का कितना परसेंट हो जाएगा? बोलो भाई। तो टैक्स कितना होगा? एक्स का 40/100 कितना? 2/5x। दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होगा कैसे बनेगा? ये -2/5x बराबर किसके होने वाला है? वो 3 लाख के। क्या सब लोग एग्री हैं इस बात से? एक्स है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ये है टैक्स। आफ्टर इंटरेस्ट मतलब आफ्टर, बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दूंगा तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा, वो तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में। सो व्हाट इज माय वैल्यू? 3/5x इज इक्वल टू 3 लाख रुपए ली। एक्स इज इक्वल टू कितना? 3 लाख इंटू 5/3 इज 5 लाख। 5 लाख क्या निकली आपके पास बताइए? 5 लाख क्या? नेट प्रॉफिट, अरे रुक जाना यार, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ये है, ये कितना है? 5 लाख। ये 5 लाख है, ठीक है जी। प्लस इंटरेस्ट कैसे निकाला? 5 लाख का 10/100 50,000, तो क्या निकल गया? 5,50,000 निकल आया आपके पास। क्या? दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल आया, ऐसे 550 निकल आया, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको? इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए आपको आंसर क्वेश्चन में? तो योर ROI क्या होगा आपका? ROI 5,50,000 डिवाइडेड बाई किससे करेंगे? 40 लाख से इंटू 100, क्या वैल्यू निकल आई? वाह, सॉल्यूशन तो गिवन है। हाँ गिवन तो है। मैं अब बुक के तरीके, अब बुक का तरीका देखिए, बुक का तरीके से समझते हैं। बुक का तरीका, बुक के तरीके में जरा समझिए कि मेरे पास अगर प्रॉफिट की फिगर गिवन है, भाई बुक का जो तरीका है ना, उसके हिसाब से क्या है? उसके हिसाब से 40% माइनस करने के बाद जो बचता है वो 60% है, हाँ या ना? बोलिए। अरे एग्री करते हो नहीं करते हो? बुक का तरीका क्या है कि अगर 40% माइनस कर देंगे टैक्स को, 40% टैक्स को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? व्हाट वैल्यू यू विल गेट? अरे कहाँ से कोई बेटा, सुन ले बात को मेरी। बुक कहती है आपसे कि प्रॉफिट, ये जो 3 लाख है, बुक कहती है क्या? ये 3 लाख रुपए जो है ना, यहाँ पर 3 लाख रुपए, ये क्या है? आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स है। मान लिया मैंने कोई भी अमाउंट था, मान लो मेरे पास 100 था टैक्स, मान लो 100 मेरे पास था बिफोर टैक्स 100 था मेरे पास, 40 माइनस कर दूंगा तो 60 बचेगा ना। तो दैट 60 इज रिप्रेजेंट बाय 3 लाख, हाँ है ना? एग्री करते सब इससे? मान लिया जाए आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स का अमाउंट 100 रुपया था, तो 100 रुपये पे 40% टैक्स कट गया, तो 60 रुपीज बचा ना। दैट 60 रुपीज रिप्रेजेंट्स व्हाट? 3 लाख। तो किसी चीज का 60% अगर वो 3 लाख है, तो वो चीज कितनी होगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो चीज निकल आएगी। कितना निकला बता? 20 × 60, 20 × 100, 3 एक, कितना निकला है? वो 5 लाख निकल आया। क्या कर रखा है आपकी बुक ने बताओ? नहीं नहीं, आपकी बुक ने कैसे कर रखा सॉल्व? अरे रुक तो जाना। 60 कर दिया, 100 कर दिया उसको, ठीक है। और उसी का मैं इसी में अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, 40% कर, देखो ना ये वैल्यू ऐसे कर देता हूँ, देख जरा क्या होगा।
मैं बुक का तरीका सिखा रहा हूँ आपको, देखिए हटाओ इस सबको, देखो बुक ने कैसे कर रखा है, देखिए 3 लाख इज 60% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, एग्रीड। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, आ गई, है ना। उसका 40% अगर निकालता हूं मैं तो क्या होगा, 40/100। मैं यहां से यहां काटूं तो क्या बुक का एक्सप्रेशन नहीं आ गया आपका? अबे बुक तो देखो अपनी, तो बुक ने क्या कर रखा है, हाँ, तो बुक ने यही कर रखा है, 3 लाख अपॉन में 60 इंटू 40 करके क्या निकाल दिया, 20 19 40 60, कितना हो गया, 2 लाख रुपए क्या निकाला बुक ने, व्हाट इज दिस 2 लाख, क्या निकाला, टैक्स निकाल दिया ना। तो 3 में 2 लाख जोड़ दूंगा, 5 लाख, 5 लाख में 50,000 जोड़ दूंगा, 5 50 ऐसे कर दिया बुक ने। तो ये एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता कि ये कैसे निकला है, तो आप समझ रहे हैं कैसे निकला है। पहले इसे फुल वैल्यू पे कन्वर्ट करा, उसका 40% निकाल के कर दिया, बट देयर इज नो नीड, ऐसा कर लीजिए। इज इट ओके? चलिए ठीक है जी। अब देखते हैं जरा थोड़े से इंक्रीज डिक्रीज क्वेश्चन को कैसे करा जाता है। चलो करंट रेशो के साथ शुरू करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज। तो जो अगली क्लास हम करेंगे उसमें इंक्रीज डिक्रीज को काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करके अगली क्लास तक मैं आप लोगों के लिए वो नोट्स भी ले आऊंगा। इंक्रीज डिक्रीज का नोट्स डाला नहीं ना क्लास ग्रुप पे अभी तक? हाँ, तो बस ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे करते हैं इंक्रीज डिक्रीज वो देख लीजिए। करंट रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन निकालिए। सीरीज सुन लिया, करंट रेशो, करंट रेशो, चली जाओ, तुमने तो पहले भी कर रखा है शायद ये। हाँ, शी हैज ऑलरेडी डन दिस, यू कैन गो। हु आल्सो हैव, इलस्ट्रेशन 15, अरे एक करके चले जाना, कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन 15 पढ़िए, पेज नंबर 4.12, इलस्ट्रेशन 15 दिखा दो दीदी उस, इलस्ट्रेशन 15 ठीक है। देखें जरा क्या लिखा है। रेशो 2:1 है भाई, आपकी रेशो 2:1 है। एक छोटा सा लॉजिक समझ लीजिए पहले, इसको क्वेश्चन को करते समय एक हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसको समझ लीजिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर रेशो आपकी एक से ज्यादा, अगर रेशो मान लो क्या आपकी है, सब सपोज करंट रेशो 2 लाख अपॉन में 1 लाख है, ठीक है। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 50,000 यहां से माइनस करूं, 50,000 यहां से माइनस करूं, तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए, 150 और 50। तो माई रेशियो इज गोइंग टू बी 3/1, तो मेरी रेशियो बढ़ जाएगी। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज माइनस करूंगा, माई रेशियो विल इंप्रूव। अच्छा, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ दूं कुछ, तो क्या होगा, देखिए मेरी रेशियो में क्या फर्क पड़ना है, मेरी रेशियो में बताइए। 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, माई रेशियो इज 1.5:1, तो मेरी रेशियो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एवरीबडी इज ओके विद दिस पॉइंट। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो, अगर न्यूमरेटर बढ़ जाए, डिनोमिनेटर को चेंज, रेशियो बढ़ेगी। न्यूमरेटर घट जाए, डिनोमिनेटर ना बढ़े तो रेशियो घटेगी। डिनोमिनेटर बढ़ जाए, उल्टा रेशियो घट जाएगी, और डिनोमिनेटर घट जाए तो रेशियो बढ़ जाएगी, ऐसा इंडिविजुअल इफेक्ट है ये। 5 लाख न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 1 लाख, 50,000 रह गया, तो रेशियो तो बढ़ गई ना। तो डिनोमिनेटर के घटने से रेशियो बढ़ती है और बढ़ने से घटती है। न्यूमरेटर के बढ़ने से बढ़ती है, न्यूमरेटर के घटने से घटती है। न्यूमरेटर के साथ पॉजिटिव रिलेशन, डिनोमिनेटर से नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों ही सेम अमाउंट से घटे बढ़े तब, अगर दोनों सेम अमाउंट से माइनस होंगी तो रेशियो बढ़ेगी, दोनों सेम अमाउंट से क्या होगी, घटेगी, तो सॉरी दोनों सेम अमाउंट से माइनस हो तो रेशियो बढ़ती है, जुड़ जाए तो क्या होता है, रेशियो कम हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर करंट रेशियो 1:1 है, तो तुम जितना मर्जी मत्थापची करते, देयर इज नो चेंज। ऊपर -50, नीचे -50, रेशियो तो 1:1 ही रहेगी। ऊपर +50, नीचे +50, तो रेशियो देयर इज नो चेंज। करेक्ट, एग्री करते हो? लेकिन अगर करंट रेशियो 50,000 अपॉन में 1 लाख है, अगर रेशियो 1 से कम है, तो जो ऊपर रिलेशन था वो उल्टा हो जाएगा। कैसे? -10,000 -10,000, तो क्या हो जाएगा, या मैंने बोल दिया क्या, ऊपर भी -25,000, नीचे भी -25,000, तो क्या रेशियो हो जाएगी, 25,000 अपॉन में कितना, 75,000। रेशियो क्या हो रही है बताइए, बढ़ रही है घट रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब रिलेशन उल्टा हो जाता है।
कोई भी रेशो अगर वो 1 के बराबर है तो नो चेंज, 1 से ऊपर है तो क्या होगा, ऊपर नीचे माइनस तो रेशो प्लस, ऊपर नीचे प्लस तो रेशो माइनस। इसमें उल्टा हो जाता है, ऊपर नीचे माइनस तो रेशो क्या हो जाएगी, माइनस होगी, और ऊपर नीचे प्लस होगी तो रेशो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, आपकी रेशो 2:1 दे रखी है, इसका मतलब ये वाला रिलेशनशिप लगेगा। रिपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी, अगर मैंने करंट लायबिलिटी पे करी, सुनना ध्यान से, करंट लायबिलिटी तो करंट एसेट से पे होगी, ऊपर से भी माइनस नीचे से भी माइनस। लिखेंगे कैसे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी डिडक्टेड विद द सेम अमाउंट, हेंस रेशो विल इंप्रूव, हेंस रेशो विल इंप्रूव। तो दे रखा होगा आपके सामने, रीजन में इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन दिख रहा है ना। अच्छा, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश क्या होगा देखो जरा, अगर मैं गुड्स फॉर कैश करूंगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश घट जाएगा, मतलब दिस ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज न्यूमरेटर, नो चेंज इन, मतलब देयर इज नो चेंज इन न्यूमरेटर, देयर इज नो चेंज इन डिनोमिनेटर, देयर इज नो चेंज। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा लाइन करके। और आगे चलते हैं, 20,000 के इक्विपमेंट, मतलब 25,000 के इक्विपमेंट आपने 20,000 में बेच दिए, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में लगता ही नहीं कहीं, लगता है कहीं, पैसा तो लगता है पैसा। अब चाहे 25 हो चाहे 20, आपको तो कैश बढ़ गया कितने से, 20,000 से। न्यूमरेटर इज इंक्रीज बट देयर इज नो इंक्रीज या चेंज इन डिनोमिनेटर, तो रेशियो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रेशियो विल इंप्रूव इंक्रीज। माने नहीं समझ पा रही है, ना ना ना, कुंजम कुंजम भी नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा भी नहीं आ रहा। अच्छा, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आप समझिए, गुड्स उधारी में खरीदते हैं, स्टॉक भी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, नीचे क्रेडिटर भी बढ़ेगा, ऊपर भी प्लस नीचे प्लस, रेशियो विल डिप डाउन, रेशियो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं, 30,000 की चीज, सुनो, 30,000 की चीज मतलब गुड्स जो 30,000 की थी उसे 25 में बेचा, तो स्टॉक विल डिक्रीज बाय 30, कैश विल इंक्रीज बाय 5, तो न्यूमरेटर में 5,000 कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देयर इज नो चेंज, रेशियो विल डिक्रीज। न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर में नो चेंज, तो रेशियो विल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड था, समझ रहे हो, डिक्लेयर डिविडेंड जो है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा आपने तो वो तो करंट लायबिलिटी होती है और वो कैश से पे होता है, न्यूमरेटर भी माइनस डिनोमिनेटर भी माइनस, रेशियो विल अप इंप्रूव। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने स्टॉक बढ़ा दिया और आपकी लायबिलिटी भी तो बढ़ी, करंट लायबिलिटी प्लस प्लस, तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 16, जिसकी भी किताब है उसने कॉन्ट्राडिक्शन लिखा हुआ है इस पे, इलस्ट्रेशन नंबर 16। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं, जैसे अगर आपने रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर कर दिया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर दिया, तो बताओ करंट रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा, कौन बोला, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, डिवेंचर पढ़ रखा है हाँ, डिवेंचर जो होते हैं ना, सुनो सुनो रुक जा, डिवेंचर जब रिडम्पशन के लिए ड्यू होते हैं ना, तो करंट लायबिलिटी बन जाते हैं, तो करंट लायबिलिटी कम, ऊपर से कैश कम, तो रेशियो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तुमने क्या बोला था, हाँ, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं, क्यों, वो गलती से, भाई कैश की पेमेंट हुई, कैश की पेमेंट हुई तो क्या हुआ, कैश कम हुआ, और वो जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वो ऑलरेडी करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो डिनोमिनेटर भी क्या, वो भी कम, ऊपर भी कम नीचे भी कम, तो रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पहला पॉइंट ये है, तो रेशियो क्या हो गई है, इंप्रूव हो गई है। सेल ऑफ फिक्स असेट्स अगेंस्ट चेक, कौन सा वाला, लूज टूल्स अगेंस्ट कैश, हाँ, वो तो क्विक में नहीं आता भाई, अरे किसने कह दिया तुमसे, बिल्कुल ठीक कह रहा है, सुनो, अगर आपने परचेज ऑफ लूज टूल्स कर दिया, कैश तो चला गया आपका, तो न्यूमरेटर तो घट गया, लायबिलिटी में तो गया नहीं, और लूज टूल्स को करंट रेशियो में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो क्या होगा, रेशियो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अगेंस्ट चेक, फिक्स एसेट्स तो भूल जाए, कहीं काम ही नहीं आती। चेक यानी कि बैंक, बैंक न्यूमरेटर कम हो गया, नो चेंज इन डिनोमिनेटर, रेशियो विल रिड्यूस। पता चल रहा है? हाँ बढ़, सॉरी न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। रिसिप्ट्स ऑफ अ चेक फ्रॉम अ डेटर, डेटर कम हो गए और बैंक बढ़ गया, नो चेंज, नो चेंज। लॉन्ग टर्म लोन रिपेबल विद इन 12 मंथ, ठीक है, करंट लाइबिलिटी कम और करंट एसेट्स कम। रिपेबल है भाई, वापस कर रहे हैं पैसा, तो क्या हो जाएगा? सुनो, लॉन्ग टर्म लोन्स रिपेबल विद इन 12 मंथ्स, रिपेबल है, पे कर दिया, नंबर पर पे करा, रिपेबल है। बेटा समझो, एक लॉन्ग टर्म लोन था, 12 महीने में रिपेयर, तो आपने उसे करंट लायबिलिटी के अंदर डाल दिया। अब आपने उसका स्टेटस लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ गई। पेमेंट तो हुई नहीं ना अभी, पेमेंट थोड़ी हुई है अभी। हाँ, तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। और लास्ट में क्या लिखा है? ट्रेड पेबल्स इंड्यूस्ड इन द ट्रेड पेबल्स वाज 9000 व्हिच वाज मेट ऑन मैच्योरिटी। ट्रेड पेबल की पेमेंट कर दिया आपने, तो क्या हो जाना चाहिए? न्यूमरेटर भी कम, डिनोमिनेटर भी कम, रेशियो विल इंक्रीज। तो इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज को डेट इक्विटी में भी और जगह पे लगा के देखेंगे आप लोग। वो जो ऑपरेटिंग रेशियो वाले इंक्रीज डिक्रीज होते हैं ना, उसको मैं एक्सक्लूसिवली डिस्कस करूंगा आपके साथ। और तब तक अगली क्लास में मैं क्या ले लूंगा आपके साथ? नहीं, अभी टाइम है हमारे पास यार, 6 बजे, 15 पे कर लेते हैं ना बंद। चलो ठीक है। सो मैं बोलूं कि ऑफिशियली अनऑफिशियली हो गया, चैप्टर खत्म हुआ हमारा। और इस पर जो है अब हम अगली क्लास में कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कुछ इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, वो आपके इंडिविजुअल बैच में करेंगे। दैट इज बेसिकली डाउट क्लियर क्लास, और जो चीजें मुझे करानी है वो लेके चलेंगे, ठीक है? सो कोई और डाउट किसी का ऑनलाइन में तो बताइए मुझे, अदरवाइज विल वाइंड अप। ऑनलाइन में डाउट है? No, sir. चलिए, दैट्स ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।